हेलो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शाओनान दिखाई जाती है जो छोटे होते दख पर तो चढ़ी होती है पर वहाँ से गिर जाती है जिसकी वजह से इसको छींक भी आ रही होती। तो वहाँ पर हमारा मेन लीड लड़का शोये भी होता है जो इसको टिश्यू दे रहा होता है, पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते होते, इसलिए वो वहाँ से देने के बाद जा रहा होता है। पर शाओनान उसे रोक लेती है और कहने लगते है कि तुम अपनी जैकेट उतार कर मुझे दो, मेरी वाली गंदी हो गई है। पर वो नहीं दे रहा होता कि मेरे घर वाले भी मुझे डांटेंगे अगर मैं इस हालत में घर पर गया, बट फिर भी शाओनान उससे ले लेती है। अब शाओनान उसकी जैकेट लेकर जब जा रही होती है तो उसको याद आता है कि मेरी जैकेट के अंदर तो चॉकलेट्स थी जो मेरी वाली में ही रह गई। यही सोचकर वो उसकी तरफ भागते हैं, पर वो नहीं आगे से रुक रहा होता बल्कि इसकी चॉकलेट्स को भी खा जाता है। और जब वापस अपने घर पे पहुंचता है तो काफी गंदा हुआ था जिसकी वजह से इसकी मॉम उसको काफी डांटती है। और दूसरी तरफ शाओनान जिसके डैड ने ये वाली चॉकलेट्स उसको दी थी, पर इस बात का शोये को बिल्कुल भी पता नहीं था। पर बाद में जब उसे पता लगता है तो वो नेक्स्ट डे उसके लिए चॉकलेट्स बाय करके उसकी क्लास में भी देने के लिए जाता है, पर आगे से पता लगता है कि वो तो यहाँ से ट्रांसफर होकर चली गई है। ये सुनकर तो वो सैड हो जाता है और यहीं पर इसका पास खत्म होता है। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब शोये बड़ा हो गया था। वो जब क्लास में सोया होता है तो उसका फ्रेंड उसकी पिक बना रहा होता है और टीचर के बोलने की वजह से वो एकदम से खड़ा हो जाता है। टीचर उससे पूछने लगता है कि आप लोगों को जो मैंने काम दिया था क्या तुम लोगों ने वो काम किया है? तो ये भी अपने फ्रेंड शियांग का नेम ले देता है। वो भी बेचारा देख रहा होता है कि इसने मेरा नेम क्यों ले दिया। तो सर उसके नेम का जब निकालता है तो जो पिक होती है सर तो उसको देखकर हंसे होते कि देखो कितनी अच्छी पिक बनाई है। वो तो असल में इसका मजाक बना रहे थे। अब सर इसके फ्रेंड को खड़ा कर देते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नेम क्या है? तो वो भी शोये का नेम ले देता है। अब शोये की जो पिक होती है वो सर को काफी अच्छी लगती है, पर ऐसा नहीं होता। वो पिक शोये ने कॉपी की हुई थी और ये बात सर को भी पता लग गई थी। सर उन्हें काफी डांटते हैं उन दोनों को ही और दोबारा से काम दे देते हैं कि तुम लोगों ने एक अच्छी इमोशंस वाली पिक बनाकर लेकर आनी है। अब ये दोनों दोस्त काम पर लग जाते हैं और पिक बनाने की ट्राई कर रहे होते हैं, पर बिल्कुल भी वैसी पिक नहीं बनी होती जैसी वो चाहते थे। इतने में पास से शाओनान गुजरी होती है जो भागते हुए एक कार के पीछे जा रही होती है। ये भी पिक लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उसके हाथ से कार तो छूट जाती है, पर शाओनान को ये पता लग जाता है कि ये लड़का इसकी पिक बना रहा है, इसलिए वो उससे बोलने लगते है कि मेरी पिक को डिलीट करो। पर ये डिलीट नहीं कर रहा होता तो वो धक्के से डिलीट करवा देती है और अब की बार भी उसको बिल्कुल वैसी ही छींक आई थी जैसे एक दफा बचपन में आई थी। अब ये देखते ही वो समझ आता है कि ये शाओनान है और वो उससे पूछ भी लेता, पर वो उसे मना कर देती है कि मैं वो नहीं हूँ। और फिर उसके वहाँ से जाने के बाद वो उसकी पिक लगी बोर्ड पर भी देख लेता जहाँ पर इसका नेम चेंज हो गया था, इसलिए इसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या ये लड़की वही है या नहीं, क्योंकि अब वाला नेम शाओनान था, पहले वाला नेम कुछ और था। बट फिर भी इसके पास एक पिक रह जाती है जो ये लगा देता ताकि शाओनान इसके पास वापिस आए और ऐसा ही होता है। शाओनान पिक देखते साथ ही इसके पास वापिस आती है। इससे पिक डिलीट करने का बोरी होते और फिर इसकी क्लास से बाहर भी चली जाती है। तो सर भी ये देखकर शोये को कह देते हैं कि तुम भी पीछे जाओ। वो भी थैंक्स कहते हुए शाओनान के पीछे भागने लगता है और फिर दोबारा से उससे वही क्वेश्चन करने लगता है कि तुम शाओनान हो ना। उसके बचपन की पिक भी दिखा रहा होता है। उसकी फ्रेंड तो ये देखते साथ ही उसे पहचान लेते कि ये तो तुम ही हो, पर वो उसे कह रही होती कि नहीं मैं नहीं हूँ। इतने में बस आ जाती तो वो बस में जाकर बैठ जाती तो वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। शाओनान को तो समझ नहीं आ रहा होता कि लड़का कौन है, क्योंकि उसने अपनी बचपन की पिक भी दिखा दी थी, पर फिर भी उसे समझ नहीं आया था। पर जैसे ही शोये से बताता है कि मैंने बचपन में तुम्हारी डैड की दी हुई चॉकलेट्स को खा लिया था, ये सुनते ही शाओनान को याद आ जाता है कि ये लड़का कौन है और फिर तीनों साथ में बैठकर डिनर भी करते जहाँ पर शोये पेमेंट करने लगता है, पर उसके पास क्रेडिट कार्ड होता है और वहाँ पर कैश चलना था। अब कैश तब देखने लगता है तो उसके पास कैश नहीं होता, इसी वजह से वो एक फ्रेंड को पैसों के लिए कॉल करने लगता है। तो आगे से पता लगता है कि इसके पास बैलेंस भी नहीं है। ये सब देखने के बाद शाओनान उसको पैसे भी दे देती है और बिल भी पे कर देती है कि तुम बैलेंस भी करवा लेना और बाकी जो भी पैसे तुमने लगाने हो वो भी लगा लेना। तो उसको एक कॉल आती तो वो तो वहाँ चली जाती और उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी जो उसको यहाँ से लेकर चला गया था। अब उसके जाने के बाद शोये को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने एक लड़की से पैसे लिए और उसकी फ्रेंड लिली कह रही होती है कि उसको इस तरह जाते देखकर उसके बारे में कुछ भी ऐसा मत सोचना, जो चीज तुम लोगों की पहुंच से दूर होती है तुम लोग हमेशा उसके बारे में बुरा ही सोचते हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसके बारे में बुरा क्यों सोचूंगा। वो कहती है कि बस मैंने तो एक बात की थी। अब शोये अपने फ्रेंड के पास तो आता है, पर जाओतो के बारे में देख रहा होता है जो शाओनान का बॉयफ्रेंड था। तो उसका फ्रेंड उसके बारे में बताने लगता है कि ये किस तरह का लड़का है, ये इतनी गर्लफ्रेंड रखता है और कितनी छोड़ता है, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं। अगर ये जिसका भी बॉयफ्रेंड है उसे कह दो कि इसे छोड़ दे। ये सारी बातें करके सेम टू सेम शोये वही वाली बात कहता है जो लिली ने इसे बोली थी कि जो चीज तुम लोगों की पहुंच से दूर होती है उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए तुम गलत बोल रहे हो, वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पर शोये तो उसकी बातों से तंग आ गया था, इसलिए वहाँ से जाते हुए उससे 200 रुपए लेकर चला जाता है कि मैंने जाकर शाओनान को ये पैसे वापस करने। वो शाओनान को जब पैसे देने के लिए जाता है तो आगे से देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे वापस छोड़ने के लिए आया था। वो जैसे उसे छोड़कर चला जाता है तो ये भी उसके पैसे जाकर देने लगता है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया था जो देखकर पूछने लगता है कि ये लड़का कौन है। तो शाओनान उसे बताते हैं कि ये अभी यूनी में न्यू आया है और मैं इसकी सीनियर, ये मेरा जूनियर है, इसलिए कुछ बातें वगैरह मुझसे पूछ रहा था। तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो। तो वो बताता है कि मैं स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्टिंग डिपार्टमेंट से हूँ। अब ये सुनकर वो उसे कहने लगता है कि मेरे पास एक काम है, क्या तुम एक काम करोगे। इसके जवाब में वो बोल देता है कि मेरे टीचर अलाउ नहीं
करेंगे। अब सऊदो तो बिल्कुल चुप हो जाता है और वापस आने के बाद वो ये बात अपने दोस्त को भी बताता है। उसका दोस्त तो ये सुनते साथ ही इतना हंसने लगता है, कहने लगता है कि कौन सा टीचर होता है जो मना करता है, तुमने तो बिल्कुल बच्चों वाला आंस दिया, तुम्हें इस तरह का आंस कभी नहीं देना चाहिए था। शोगी को भी उसकी बातें सुन सुनकर रिग्रेट फील हो रहा होता है, इसलिए वो कहने लगता है कि तुम बताओ मैं क्या आंस दूं। तो वो जब पहला आंस बताता है कि मैं होता तो कहता कि तुम मुझे कभी नहीं अफोर्ड कर पाओगे। अब ये सुनकर वो जल्दी से मैसेज करने लगता है कि मैं ये आंस दे देता हूँ, पर वो उसे कहता है कि नहीं दूसरी बार फिर से पूछो, मैं दूसरा आंस दूंगा। इस तरह 2-3 बार वो डिफरेंट आंस देता है। तो वो सारी बातें शाओनान को मैसेज कर देता है। शाओनान तो उसके मैसेज से तंग आ गई थी, इसलिए वो उसे कहने लगती कि क्या तुम ड्रंक हो। तो वो कहता है कि नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं पी हुई, पर फिर भी शाओनान उसके सामने आ जाती तो वो तो डर कर बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। और वो उसके पास आकर कहने लगते है कि अब जो भी तुमने कहना वो मेरे सामने कहो, मैसेज पर क्या लगे हुए हो। तो वो भी उसे कह देता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम उस लड़के को छोड़ दो। तो वो कहने लगती है कि मेरे में क्या और उस लड़के में क्या जो मैं उसे छोड़ दूं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद पता नहीं तुम पर क्या गुजरी होगी, वो लड़का तुम्हारा फायदा न उठा रहा हो। ये सुनकर तो शाओनान को गुस्सा आ जाता है, वो ड्रिंक पकड़कर पहले पीकर उसके ऊपर फेंक कर चली जाती है। अब होश में आने के बाद उसे पता लगता है कि शाओनान की असल स्टोरी क्या थी। उसके डैड के जाने के बाद उसकी मां पर बहुत ही ज्यादा लोन आ गया था जो उसके डैड ने लिया हुआ था, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करती थी कि उनके ऊपर से सारा लोन खत्म हो जाए। और यही करते करते उसकी माम की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी माम की भी डेथ हो गई। और उसके बाद इसने अपना नेम चेंज कर लिया ताकि वो फैमिली वाले इसको ना ढूंढ पाए जिनके पैसे इन लोगों ने देने थे। तब से ये अपनी न्यू आइडेंटिटी में लाइफ गुजार रही थी। यही सब पढ़ने के बाद वो अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसे सॉरी करनी चाहिए। तो आगे से ईशांग भी कहने लगता है कि तुम्हें उसे सॉरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो तुम उसे लाइक करते तो तुम्हारा उसे क्या मतलब। पर फिर भी वो उसे सॉरी करने के लिए पहुंच जाता है। वो आगे से कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे सॉरी करने के लिए आए हो तो ठीक है, वरना ना आओ। तो वो उससे कहने लगता है कि मैं अपना एक न्यू हेयर कट करवा कर आया हूँ, तुमने खुद ही तो बोला था कि अगर मैं ऐसा हेयर कट करवाऊंगा तो मैं किसके जैसा लगूंगा, अब मुझे देखो तो। पर वो उसे ठीक से नहीं बुला रही होती, तो वो भी कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करने के लिए आया हूँ, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं नील डाउन हो जाऊंगा। तो वो कहती है कि हाँ हो जाओ नील डाउन। तो वो अपनी फिंगर से ही नील डाउन होकर दिखा देता है और यही देखकर वो उसे माफ कर देती है कि मैंने भी तुम्हारे ऊपर ड्रिंक फेंकी थी और तुमने भी मुझे बात की थी, तो मतलब हिसाब बराबर, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अब शियांग जिसने उसकी सॉरी के लिए अरेंजमेंट वगैरह किया होता वो उसे विंडो से मना करने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि शाओनान फिर से नाराज हो जाएगी। अब शाओनान भी उसे इशारे करते हुए देख लेती, तो वो भी जब बाहर आती है तो लिखा हुआ पढ़ लेती है जिसमें इसने सॉरी किया हुआ था। ये पढ़कर वो कहने लगती है कि बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो। तो वो भी सोचने लगता है कि क्या मैं इतनी बच्चों वाली हरकतें करता हूँ, और ट्री से जाकर उस चीज को भी उतार रहा होता है, जिसे देखने के लिए शाओनान भी आ जाती। शाओनान को देखकर वो कहता है कि आ जाओ ऊपर, पर वो कहती है कि मैं नहीं ऊपर आ सकती। तो वो कहता है कि तुम बचपन में भी तो दख्त चढ़ लेती थी ना, तो अब भी आ जाओ। ये सुनकर वो उसके साथ आकर बैठ जाती है और बताती है कि उस दिन मैं कार के पीछे इसलिए भाग रही थी क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। वो स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा था डॉक्टर की, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हम दोनों से नहीं रहा जा रहा था। उसने बोल दिया चाहते हुए कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब इन बातों के सुनाने के बाद वो एक जगह पर आकर सॉन्ग सिंग कर रही होती है। वहाँ पर दूसरी टीम वाले भी इसके साथ सॉन्ग सिंग करने लगते हैं और फिर आकर इससे कॉन्टेक्ट शेयर करने को भी बोलते हैं। तो शोई उसे मना कर देता है कि वो नहीं देगी। उस आदमी को तो गुस्सा आ जाता है ये देखकर। यांग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज हम साथ में बैठ कर ड्रिंक करते हैं। पर शोई तो वहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है तो मैं यहाँ से इसको लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर वो शाओनान को लेकर भाग जाता है, पर पीछे रह जाता है उसका दोस्त बेचारा, जो उनके लिए सॉन्ग सिंग कर रहा होता है कि कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें भी इस पर तरस आ जाए। और बाहर आने के बाद शाओनान कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह के आइडियाज कैसे आ जाते हैं। इसी तरह की दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं और शोई से कहता है कि तुम्हें एक न्यू बॉयफ्रेंड इतनी जल्दी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फिर से दिल टूट सकता है। पर वो कहने लगते है कि ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ। इतने में आगे से एक बच्ची आ जाती है जो फ्लावर सेल कर रही होती है। इन दोनों को कपल बोल देती है, पर ये दोनों कहते हैं कि हम कपल नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है कि फ्रेंड्स ही तो बाद में कपल बनते हैं अच्छे। तो शोई भी उससे पूछने लगता है कि हम दोनों में से ज्यादा प्यारा कौन है। तो वो कहती है कि अगर फ्लावर लेने हैं तो लो, वरना नहीं लो। अब ये तो शोई को बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सारे फ्लावर्स उससे बाय कर लेता है और शाओनान को जब देता है तो उसे कहने लगता है कि तुम्हें तो काफी अच्छा लग रहा होगा ना, बाकी लड़कियों को एक एक फ्लावर मिल रहा था, मैंने तुम्हें सारे के सारे दे दिए। तो वो कहती है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें ये कूपन देती तो मेरे रेस्टोरेंट में आकर खा लेना जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। वहाँ पर आकर वो बैठ कर खाने तो लगता है पर डिश की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें कूपन का यूज करना है ना, तो मैं तुम्हारे पैसे कम करवा लूंगी। ये सुनती वो फौरन से खाने लगता है, पर इतने में वहाँ पर शोई को उसका एक दोस्त देख लेता है जो अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ ले जाता है। वहाँ पर इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। वो देखकर इसको बातें वगैरह कर रही होती है कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तो बातों बातों में इन्हें पता लगता है कि इसकी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी, इसलिए वो शोई को बातें कर रहे होते हैं। पर ये सारी बातें पीछे से शाओनान भी सुन रही होती, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर आ जाती है अच्छे से कपड़े पहनकर। ये देखकर वो भी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि तुम लेट क्यों होगी, तुम्हें जल्दी आना था ना। तो शाओनान दिल में सोचने लगती है कि अभी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हूँ, बाद में बताऊंगी कि लेट आना क्या होता है। उनके सामने वो सॉरी करके उसके साथ ही बैठ
जाते हैं और सभी उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर शौर्य काफी खुश हो रहा होता है और वापस जाते हुए उसे कहने लगता है कि अगर लड़की अच्छे कपड़े पहन ले तो वो कितनी प्यारी लगती है और ये कपड़े कितने को महंगे होते हैं। वो बताते है कि कपड़े ब्रांड के थे। तो वो उसे कहता है कि कितने महंगे होंगे। वो जब प्राइस बताती है सुनते साथ ही वो कहता है कि तुम तो दूसरे कपड़ों में भी प्यारी लगती है, इसलिए तुम्हें ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अब दोनों इसी तरह की बातें करते हुए जा रहे होते तो आगे जाकर वो उसको एक चीज भी दिखाता है जहाँ पर दोनों ही काफी एंजॉय करने लगते हैं। पहली बार शौर्य का तो 30 आता है, दूसरी बार जब लड़की करती है तो उसका 26 आता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं आती। अब ये देखकर वो कहती है कि अगर तुम्हारा 35 आ जाता है तो तुम उन सब लोगों में पहले चूज होगे जो बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। ये सुनते ही वो 35 ले आता है। दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं, इसी में हक भी करने लगते हैं पर एक दूसरे को हक नहीं करते। अब जब शौर्य क्लास में होता है तो उसको पता लगता है कि एक कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर शौर्य भी पार्टिसिपेट कर लेता है। इस लाइब्रेरी में जाकर बहुत सी चीजें वगैरह पढ़ने लगता है कि उसे किस तरह की एड बनानी चाहिए और एक एड वो सोच भी लेता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ही ज्यादा तैयार होकर जा रही होती तो सभी लोग उसको देख रहे होते कि कितनी प्यारी लग रही है। वापस आने के बाद पता लगता है कि उस पर बहुत ही ज्यादा तशद्दुद हो रहा था और कहते हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि इस नंबर पर कॉल कर देनी चाहिए। अब ये एड इसने बना तो ली थी और कंपटीशन का भी टाइम आ गया था जहाँ पर ये अपनी स्पीच तैयार कर रहा होता है कि अगर ये फर्स्ट आ जाता है तो इसने जाकर ये स्पीच देनी है। वहाँ पर एक लड़की लिन भी होती है जो देखकर कहने लगती है कि अगर तुम जीत जाते हो तो मुझे तुम डिनर के लिए लेकर जाओगे। तो वो भी डील डन कर देता है और वैसा ही होता है जब वो जीत जाता है तो अपनी ट्रॉफी लेने के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि ये ट्रॉफी देने वाला कोई और नहीं बल्कि जाओतो है। ये सुनते ही वो सैड हो जाता है कि अगर जाओतो का पहले पता होता तो कभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करता। बट फिर भी ट्रॉफी लाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इस ट्रॉफी के पैसे हम सभी उड़ा देंगे जो भी हमें प्राइज मिला है, क्योंकि ये पैसे हमारी अयाशी के लिए हैं। ये सारी बातें शाओनान भी सामने बैठे सुन रही होती है और कहने लगते हैं कि क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड तुम लोगों को इतना बुरा लगता है। तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं बुरा लगता। और वहीं पर अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ लिन भी आई हुई थी डिनर वाली लड़की। वो इसके पास आती है और थोड़ी बहुत बात वगैरह करने के बाद अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है देखकर जहाँ कहने लगता है कि तुम्हें भी उसके पास जाना चाहिए उसके टेबल पर शौर्य से मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सुनते उसका फ्रेंड तो वहाँ उसके टेबल पर चला जाता है। ये देखकर वहाँ से लगता है कि ये लड़का कितना पागल है, एक सेकंड में वहाँ पर भी पहुंच गया। और इधर शौर्य जो कहने लगता है कि मैं आज काफी खुश हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम इसलिए खुश हो कि तुम जीत गए। तो वो कहता है कि नहीं आज तुम्हारा बर्थडे है। तो वो भी खुश हो जाती है कि थैंक्स तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। तो वो उसको ऊपर ले जाता है सनराइज होते हुए देखने के लिए। दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। शौर्य उसे ये भी बताता है कि मैं उस दिन तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया था जो मैंने खा ली थी, पर आगे से पता लगा कि तुम्हारा स्कूल तो ट्रांसफर हो गया है, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये देखकर वो कहने लगती है कि अच्छा चलो आज टेस्ट करती हूँ कि ये चॉकलेट कैसी होंगी। चॉकलेट खाते हुए थोड़ा रोने लगती है। ये देखकर शौर्य कहने लगता है कि अब रो तो नहीं, और वो उसे ये भी बताता है कि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया था तो तुम नहीं मिली थी, इसलिए वो सारी चॉकलेट्स मैंने खा ली और हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया था। इतने में सनराइज हो जाता है तो वो जल्दी से दोनों खड़े होकर सनराइज को देखने लगते हैं। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मैसेज पर बात करते रहते हैं। एक दिन जब शाओनान उसे मैसेज पर बात कर रही होती तो वहाँ पर जाओ तो आ जाता है जो देखकर कहने लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो, काफी स्माइल कर रही हो। तो वो कहती कि नहीं किसी से भी नहीं। तो वो उसे बताता है कि मैंने एक कॉन्सर्ट की टिकट ली हुई है, क्यों ना हम दोनों देखने के लिए चले। ये कहकर उसको अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ शौर्य दिखाया जाता है जो एक जगह पर काम के लिए आया होता है, जो काम किसी और ने नहीं बल्कि जाओतो ने इसे दिया था। और वो किसी और की वेडिंग नहीं थी बल्कि लिन की सिस्टर की वेडिंग थी, उसकी दूसरी शादी होने वाली थी। और वहाँ पर इनको काफी अच्छा काम मिल गया था और काफी अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। पैसों को देखने के बाद वो शाओनान को कॉल करता है, पर कॉल करने पर पता लगता है कि उसका नंबर तो बंद आ रहा है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है कि शाओनान कहाँ पर गई, क्या जाओतो की कोई चाल थी जो उसने मुझे यहाँ पर भेजा। इसलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि हर जगह पे पता करो कौन से होटल में जाओतो ने रूम बुक करवाया है। 10 मिनट के अंदर अंदर उसका दोस्त पता करके बता देता है कि उसने कहाँ पर डबल रूम बुक किए हैं। ये सुनते ही वो उस तरफ भागने लगता है। कॉन्सर्ट वाली जगह पे पहले पहुंचते हैं। वहाँ पर पहले से शाओनान उसके साथ निकल चुकी थी। शाओनान को कॉल भी करता है, फिर उसकी कार के आगे जाकर उसे रोक लेता है और उसे कार से बाहर निकलने को भी कहता है कि ये जाओतो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। पर शाओनान को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसने ऐसा क्यों बोला। और जाओतो भी कह रहा होता है कि ये लड़का कितना पागल है, इसके लिए मैंने इतनी फेवर करके काम लिया और इसको अपनी फेवर भी वापस करनी नहीं आती। ये यहाँ पर क्या करे, इसको वहाँ काम पर होना चाहिए। ये कहकर शाओनान को फिर से अपने साथ ले जाता। अब शाओनान रास्ते में उसकी बातें सुन रही होती है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि वो लड़का कितना स्टूपिड और इडियट है। इस तरह की सारी बातें कर रहा होता है। शाओनान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो कार रखवा कर वापस आ जाती है। और ये भी बारिश से बचकर एक जगह पे बैठा होता है नूडल्स खाने के लिए। अब दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कहने लगती है कि उसे तुम्हें इडियट बोला, पर तुम इतने भी इडियट नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुमने किस तरह बारिश से बचकर बैठना है। अब ये दोनों काफी लेट हो चुके थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो वापस कहाँ पर जाएं। इनके पास ना तो कोई घर था, इसलिए वो एक होटल लेने का सोचते हैं, पर उन्हें कोई भी होटल नहीं मिल रहा होता। पर जो एक होटल मिलता है वो थोड़ा और टाइप का होता है। पर फिर भी ये दोनों उस होटल में रहने के लिए तो आ जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से ये पुलिस स्टेशन में तो होते हैं। वहाँ पर 3 लड़कियां इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और हर जगह पे न्यूज फैला देते हैं कि एक लड़का लड़की किस तरह के होटल में मिले थे। अब हर क्लासमेट को इसलिए उसके बारे में पता लग गया था। लिन भी शौर्य से यही बात पूछी होती है। शौर्य से कह रहा होता है कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जबकि शाओनान समझ रही होती है कि हम दोनों कपल
कपल बन चुके हैं। पर वो जैसे उसकी ये बात सुनते तो उसको गुस्सा आता है, वो भी साथ में आकर बैठ जाते हैं। उसके साथ ड्रिंक करते हुए वही फ्रेंड की बात कर रही होते कि हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड है ना। तो लिन भी कहती है कि हाँ, इसने भी सेम यही बात बोली है। वो तो इसी गुस्से में काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते और लिन ने भी काफी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए शोई से छोड़ने के लिए जा रहा होता है। शोई के जाने के बाद शाओनान का वॉमिट हो रही होती है, तो उसकी लिली फ्रेंड उसका वॉमिट तो करवा रही होती है और इसी में ए शांग और लिली में काफी अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों यहीं पर कपल भी बन चुके थे। यही देखकर शाओनान उन दोनों को साथ में भेज देती है और फिर हमें एक दिन दिखाया जाता है कि शोई और लिन दोनों साथ में बैठे हुए थे। लिन अपने एक फ्रेंड को बुलाती है जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। वो असल में अपने फ्रेंड को शाओनान के लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हर टाइम शोई शाओयान के बारे में सोचता रहे, क्योंकि वो उसके साथ अपना कपल बनाना चाहती थी। और वो लड़का भी फुल प्ले बॉय था, इसलिए वो शाओनान को अपनी बातों में ले आता। दोनों का कपल बन चुका था, अब 3 लोगों का कपल बन गया था। तीनों साथ में बैठकर मूवी देखते और सोचे होते हैं कि हमने नहीं कभी सोचा था कि हम दोस्त आपस में कपल बन जाएंगे। अब जब ग्रेजुएशन का डे होता है, वहाँ पर शाओनान अपनी स्पीच दे रही होती, तभी एक लड़की इसके बारे में बुरी बुरी बातें बोल रही होती है। पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के चैनशी की गर्लफ्रेंड है। ये पता लगता ही शोई उस लड़के को मारने के लिए पहुंच जाता है कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, और लिन के पास भी पहुंच जाता है कि तुम्हें इस बारे में पता था ना कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी तुमने उसको शाओनान से क्यों मिलवाया। शाओनान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, पर वो कहने लगती है इसी वजह से तो मिलवाया ताकि तुम उसके पास से दूर हो और मेरे पास आ जाओ। पर वो से कह देता है कि मेरा तुम्हारा ब्रेकअप, और यहीं पे इनकी लव स्टोरी का एंड हो जाता है। शोई को पता लगता है कि शाओनान यहाँ से जा रही है, जबकि वो तो यहाँ पर टीचर बनने वाली थी। जब शाओनान के पास पहुंचता तो शाओनान से पता लगता है कि वो यहाँ पर कैसे टीचर रह सकती, जहाँ की स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि उसने किस तरह एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की। पर वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पर शाओनान यहाँ से चली जाती है। ये उसके जाने की बात काफी रोता है। अब शाओनान दिखाई जाती है जो एक डांस टीचर बन गई थी, वो बच्चों को डांस सिखा रही होती है। और शोई भी एक जगह पर जॉब लग गया था, उसकी भी यूनी कंप्लीट हो गई थी। शाओनान अपने डैड के लोन को देने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। एक दिन शोई को कॉल करती है कि क्या हम दोनों मिल सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। तो वो पूछने लगता है कि क्या तुम वापिस आ गई हो। तो वो उसे बताती है कि हाँ, मैं वापिस आ गई, और तुम भी कब वापिस आओगे, क्योंकि ये भी अब्रॉड गया हुआ था। तो ये कहते हैं कि हाँ, मैं अभी फ्लाइट से वापिस आ रहा हूँ। पर वो उसे बताती है कि मैं अपने होम टाउन वापिस जाना चाहती हूँ, तो तुम जल्दी आ जाओ। तो वो उसे कहते हैं कि बस 5 मिनट मेरे लिए वेट करो, मैं आ रहा हूँ। भागते भागते शाओनान के पास पहुंचता, उससे जाकर बातें वगैरह करता है। तो वो उसे बताती है कि मैंने अपने डैड के सारे लोन को खत्म कर दिया, इसकी वजह से मैं अपने पुराने वाले घर में वापस जाकर रहूंगी, जहाँ पर मेरी मॉम डैड की बहुत सी मेमोरीज हैं। इस तरह मैं भाग नहीं सकती। शोई तो उसे रोकना चाहता था, पर उसे रोक नहीं पाता। वो भी जा रही होता है, उसको जाते जाते गिफ्ट भी देता, खाने के लिए बर्गर भी देता। जैसे वो जाकर ट्रेन में बैठ जाती है जाने के लिए, तो उसने जो गिफ्ट दिया था वही वाली चॉकलेट थी, जिसे देखकर वो खाने लगती है। और उसमें एक पेज भी था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम ये पेज पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं रोक पाया और तुम यहाँ से चली गई हो। ये पेज पढ़ने के बाद वो काफी रोने लगती है। तो पता लगता है कि वो तो इसी ट्रेन में आ गया था इसके पीछे पीछे, और आकर कहने लगता है कि तुम रो रही हो। तो वो तो इसे देखकर खुश हो जाते हो, फिर उसको बर्गर भी देने लगता है कि बर्गर ठंडा हो जाएगा, तुम खाओ। और इसी तरह बातों के बाद वो उसे रोक ही लेता है फाइनली यहाँ रहने के लिए, और वो भी खुशी खुशी इसके साथ रुक जाती है। फिर वो इसको इंटरव्यू के लिए भी अपने साथ ले जाता है कि जहाँ पर मैं जॉब करूंगा वहीं पर तुम भी करना, शायद हम दोनों ही इस इंटरव्यू में पास हो जाए या हम दोनों में से एक पास हो जाए। तो वो भी इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है। उसका पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद शोई का इंटरव्यू होना होता है। अब शोई जब इंटरव्यू देने के लिए आता है तो पता लगता है कि जहाँ पर उसने एक बार पार्टिसिपेट किया था और जीता भी था, वही वाला जज यहाँ पर आया हुआ है। और उसने तो शोई को देखते ही पहचान लिया था। कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा काबिल हो। अब शोई अपनी तारीफें सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि अगर आप मुझे यहाँ पर रखना चाहते हो, और आपको ये भी पता है कि मुझे भाई अब्रॉड से ऑफर्स भी आई थी जिनको मैंने रिजेक्ट कर दिया अपनी फियांसी के लिए। वो कहते हैं कि फियांसी के लिए, तो वो बताता है कि जो पहले लड़की यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी वो मेरी फियांसी थी, और अगर आप उसको रख लेते हो तो आपके पास मैं जॉब करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपना बेस्ट देगी अगर वो यहाँ पर काम करती है। तो वो लोग इसकी बात सुनकर मान जाते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी फियांसी को भी तुम्हारे साथ रख लेते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर जॉब मिल गई थी। और फिर शोई जब ईशान के पास आते तो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा और लिली का क्या बना। तो वो उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा और लिली का कुछ ज्यादा टाइम चलेगा, क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और हमारा ब्रेकअप भी जल्दी होने वाला है। ये कहकर जब उसको मैसेज करने के लिए जाता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते, इतने में सामने से लिली कहती कि तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है ना ब्रेकअप करने की। असल में लिली वापस आ गई थी। ये तो उसे देखकर काफी खुश होता है, उसे जाकर हक कर लेता है। और फिर दिखाया जाता है कि शाओनान और शोई दोनों ने मिलकर एक अपार्टमेंट ले लिया था जो काफी सस्ता था, पर वहाँ पर सनलाइट की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती थी बल्कि रिफ्लेक्ट होकर आती थी। बट ये लोग चाहते थे कि सामने वाला अपार्टमेंट ये लोग ले पाए, पर वो काफी महंगा था, इसलिए वो सोचते हैं कि हम और मेहनत करेंगे ताकि हम वहाँ पर जल्दी शिफ्ट हो जाएं। और उसके बाद इसी अपार्टमेंट में अपने सामान वगैरह रखने के बाद जब बैठते तो सुबह होने वाली होते, तो वो जल्दी से शाओनान को भी अपने साथ बिठा लेता है कि सन निकलने लगा तो हमें सनलाइट की रोशनी भी मिलेगी। ये सुनकर वो उसके साथ बैठ जाती है। जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर सूरज की रोशनी आती है तो दोनों काफी खुश होते हैं। इसी में शाओनान को वहीं पर नींद भी आ जाती है। उसी इस तरह सोई देखकर ये खुद ही इमेजिन कर लेता है कि जैसे उसे शाओनान को किस किया, बट ये तो उसकी इमेजिनेशन थी। शाओनान को जब ये देख रहा होता है, शाओनान भी उठ जाती है और फिर इसी तरह टाइम गुजरता
जाता है। दोनों काम करने लगते हैं पर शौर्य को अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन जाकर करने होते हैं कि आपने आगे क्या करना और क्या सोचा और अपने फ्रेंड से क्या कहना चाहेंगे। यही सब पूछ कर उसकी तो बस हो गई थी, इसलिए वो जॉब के बारे में बात करने के लिए भी आता है कि मुझे अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ शाओनान तो दिल लगाकर काम कर रही होती, जो भी उसे काम दिया जा रहा होता है। अब यहाँ पर तो उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि जिसकी बेस पर शाओनान को रखा था वो तो अच्छा काम नहीं कर रहा, बल्कि शाओनान बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसी बारे में वो बात करने के लिए शौर्य के पास भी आया था। वहाँ पर इतने में शाओनान आ जाती। शाओनान को देखकर वो कहने लगता है कि तुम दोनों अपनी शादी कब कर रहे हो। ये सुनकर शाओनान शौक हो जाती है, तो वो उसे बताने लगता है कि जब यहाँ पर शौर्य जॉब करने के लिए आया था तो उसने बोला था कि तुम उसकी फियांसी, और अगर तुम्हें ना रखा तो ये भी यहाँ पर जॉब नहीं करेगा, इसलिए हमने तुम्हें रख लिया, पर अभी तक तो इसने शादी का नाम भी नहीं लिया। अब शाओनान को भी सब समझ आ गया था और वो भी उनके जाने के बाद शौर्य पर इतना हंसने लगती है कि तुम कभी कभी किस तरह की बातें करते हो। अब शौर्य इस बात के बाद कैंडल्स लेने के लिए जाता है, पर कैंडल्स थोड़ी महंगी होती है, पर फिर भी इसके पास जितने पैसे होते हैं वही पैसे देने के बाद कैंडल्स लेकर आ जाता है। फूड, कैंडल लाइट डिनर दोनों बैठकर एक साथ करते हैं। अब दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और शाओनान उसको एक गिफ्ट देती है, जो कीज होती है वो भी सामने वाली बिल्डिंग के एक रूम की, और फिर उसको वो वाला डिपार्टमेंट भी दिखाने के लिए लेकर जाती है। अब ये देखकर उसे अच्छा तो लग रहा होता है कि कितना अच्छा घर है, पर उसे याद आता है कि इससे तो यहाँ पर मुझे लेकर आना चाहिए था, पर ये मुझे यहाँ पर लेकर आ रही है, इससे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा होता है। पर वो उसे कहते हैं कि आज की रात हम यहीं पर गुजारेंगे इसी अपार्टमेंट में, क्योंकि बाहर बारिश होने लग गई थी। अब इस बात के बाद शौर्य भी सोच लेता है कि वो कहीं और जाकर काम करेगा जहाँ पर उसका दिल लगेगा, इसलिए वो यहाँ इस कंपनी से रिजाइन दे देता है और यहाँ से अब्रॉड जाने का भी सोच लिया था। ये बात उसे शाओनान को भी बता दी थी। शाओनान भी उसको कांग्रेचुलेशन कहती है और वो यहाँ से चला तो जाता है। डिफरेंट जगह पर जाकर डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा होता है, जो काम उसको कंपनी ने दिया हुआ था। इसी तरह काफी टाइम गुजरता जाता है। शाओनान यहाँ पर अकेली थी। एक दिन उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, तो हॉस्पिटल जाने पे पता लगता है कि अपेंडिक्स का इशू हो गया। वो डॉक्टर बताने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका पहले वाला बॉयफ्रेंड जुन था, जो डॉक्टर बनने के लिए यहाँ से चला गया था। वो इसे बताता है कि तुम्हें ये सर्जरी जल्दी करवानी होगी, पर वो कहते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अभी सर्जरी ना करवाऊं, क्योंकि कल मुझे एक काम के लिए जाना है और वो काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको मेडिसिन वगैरह दे देता और सर्जरी नहीं करता। अब वापस घर आने के बाद ये नूडल्स वगैरह बना रही होती है और दूसरी तरफ हमें शौर्य दिखाया जाता है, जो इसके लिए लैपटॉप लेने के लिए जाता है, क्योंकि इसे पता था कि लैपटॉप पर इसका काम होता है और उसने अच्छा कमा भी लिया था। जैसे लैपटॉप लेने के बाद वापस घर पर आता है तो देखता है कि घर पर पहले से एक लड़का आया हुआ है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पहले वाला एक्स बॉयफ्रेंड है। ये देखते साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और शाओनान को लगता है कि शौर्य आया, इसलिए वो बाहर आती है तो शौर्य को रोकती है, पर वो शौर्य नहीं रोक रहा होता। असल में शौर्य को गुस्सा आया होता है कि मेरे पीछे से इसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा से पैचअप कर लिया है, पर वो उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसे ये भी कहती है कि आज तो मेरा बर्थडे, तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। पर वो कहता है कि मैं क्यों रुकूं, जो तुम्हारे साथ है उसी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो ना। और फिर उसको टॉन्ट करते हुए उसको हैप्पी बर्थडे विश करने लगता है, पर वो कहने लगती है कि क्या ये कोई मजाक नहीं है। तो वो कहता है कि मजाक ही तो है, तुमने तो मजाक बना कर रखा है जो ऊपर लेकर आई हो। ये सुनते ही वो यहाँ से चली जाती है कि तुम मेरे अब फ्रेंड भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, जो तुमने मेरा ब्राइड्समेड बनना था ना, अब वो भी नहीं हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब ये भी गुस्से में चला जाता है और एक दिन ये अपना काम कर रहा होता है तो इसको एक इमरजेंसी कॉल आती है, जिससे पता लगता है कि शाओनान के लिए कॉल है, क्योंकि शाओनान के मोबाइल में इसके इमरजेंसी में नंबर था। और ये भागकर हॉस्पिटल में जाता है। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इसे पता लगता है कि जो डॉक्टर इसकी सर्जरी कर रहा है वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जुन था। और जुन भी से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल खुद रख लूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही शौर्य वहाँ से रोते हुए चला जाता है। वापस आने के बाद काफी टाइम गुजरने के बाद इसी बारे में बात कर रहा होता है कि मैंने उसे कभी भी नहीं देखा और वो एक कॉल थी जो मुझे उसकी सर्जरी के टाइम पर आई थी और उस टाइम पर भी मैं उसे नहीं देख पाया। और उसके बाद मुझे अपने दोस्त से पता लगता है कि उसकी शादी हो रही है और मुझे भी इन्वाइट किया है, पर मैं उसकी शादी पर कैसे जाऊँ। हम दोनों तब एक दूसरे को जानते भी नहीं है और न ही हमारी कोई दोस्ती है, पर हम दोनों ने तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका ब्राइड्समेड बनूंगा, इसलिए मुझे उसकी शादी पर जाना चाहिए। बाइक लेकर ब्राइड्समेड का ड्रेस लेने के लिए चला जाता है और ड्रेस लेकर उसकी शादी पर जब जा रहा होता है तो हमें सीन दिखाया जाता है कि वो वहाँ से ब्राइड को भगा कर लेकर जा रहा है और कहने लगता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। या आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बल्कि उसकी शादी को होते हुए देखता और खुश हो रहा होता है कि उसकी शादी हो रही, वो भी इसे देखकर खुश होती है, क्योंकि उसे बस इसी बात की खुशी थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी शादी पर आ गया है। और शौर्य सोचने लगता है कि वो बस मेरी 45 मिनट के लिए एक दफा गर्लफ्रेंड बनी थी, जब वो मेरे दोस्तों के सामने आई थी कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और वही खुशी मेरे लिए बहुत है। बाकी मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और यहीं पर हमारी इस मूवी की हैप्पी सैड एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय बाय।